दिया है कि सिमिलर यानी समरूप कब हो सकते हैं, तो हमने समरूप आकृति कई को बताएं, मतलब सर्किल के बारे में बताया गया, स्क्वायर यानी वर्ग के बारे में बताया गया, समबाहु त्रिभुज के बारे में बताया गया। लेकिन इस चैप्टर में हमको केवल त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। त्रिभुज समरूप है कि नहीं है, सिमिलर है कि नहीं है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो समरूप होने के लिए 2 पॉइंट दिया गया है, जिसमें से फर्स्ट हमने नोट किया कि किसी 2 त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर हो। 2 त्रिभुज हमारे पास हो, 2 ट्रायंगल आपको दे दिए जाते हैं और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं, संगत कोण जो होते हैं, वो इक्वल अगर मिलते हैं तो आप कहेंगे कि दोनों त्रिभुज जो है समरूप है, सिमिलरिटी है उनमें। सिमिलर होने का मतलब एक जैसन, उनका रूप एक जैसा है। तो क्या देखकर आप बोल देंगे ऐसा कि उनके अंदर सिमिलरिटी है? जब उनके कोण आपस में मैच कर जाएं, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो लिखा गया है, अगर हमारे पास ऐसे 2 त्रिभुज दे दिए जाते हैं, यहाँ देखिए ऐसे दे दिए गए हैं, ठीक है, ABC, यहाँ PQR, तो यह एंगल जो है इसके बराबर मिल जाए, यानी आप कह देते हैं कि A = P, ठीक है, फ्रॉम ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। त्रिभुज ABC और PQR में देखा गया कि एंगल जो है A एंगल P के इक्वल है, बराबर है, यह एंगल इसके बराबर है, और यह एंगल B एंगल Q के इक्वल है, इसके इक्वल है, और C भी अगर इसके बराबर मैच कर जाते हैं, एंगल C = एंगल R। अगर आपको मापने में आप माप रहे हैं और ये इक्वल मिल गए तो आप क्या कह देंगे कि त्रिभुज ABC समरूप हैं त्रिभुज PQR के। इसमें कोई आप मतलब संदेह उत्पन्न नहीं करेंगे कि इक्वल है कि नहीं है। कोई पूछे कि बताओ कैसे तुमने कह दिया कि यह समरूप है, इक्वल नहीं कहना है, समरूप है, तो आप कह देंगे कि A से मतलब कोण 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 से, ठीक है। A का मतलब है कोण कोण कोण, यानी दोनों त्रिभुज का एंगल अगर इक्वल मिल जाता है तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सिमिलर होंगे, समरूप होंगे। यह फर्स्ट रूल कहता है। लेकिन अगर गलती से दोनों में अगर 2 ही एंगल आप मैच करा पाते हैं, 2 ही एंगल अगर दिया हो, तब भी आप कहेंगे कि यह सिमिलर है। क्यों? अगर आप बात करते हैं ऐसे कि एंगल A = एंगल P और एंगल B = एंगल Q और C को नहीं मैच कराते हैं, तब भी आप कहेंगे कि यह सिमिलर है। त्रिभुज ABC सिमिलर है PQR के। क्यों? तो यहाँ 2 ही एंगल को नोट करिए AA से। क्यों कहते हैं कि इनका 50 डिग्री का एंगल बनता है, यहाँ भी 50 बन गया, सिमिलर हो गया। अगर यहाँ पर 70 डिग्री दे दिया गया तो इसमें भी 70, ते मैच कर गए। लेकिन आपको दिख रहा है कि यह इसके बराबर है या इसके बराबर है, लेकिन यहाँ पर एंगल नहीं दिया गया है और आप कंफ्यूज हो गए कि यह इक्वल है कि नहीं है। तो आप केवल 2 ही मैच कराएं तभी आप कह सकते हैं कि यह सिमिलर होगा, समरूप होगा। लेकिन अगर तीसरे एंगल को भी डिफाइन करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एक त्रिभुज के 3 कोण को जब ऐड करते हैं तो 180 होता है, ठीक है। अगर हम A + B + C को ऐड कर दें तो 180 होगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग, सम ऑफ ट्रायंगल एंगल्स, ठीक है, जो त्रिभुज होते हैं उनके तीनों कोणों को अगर हम ऐड कर दें तो 180 के बराबर होता है, जिसमें से 2 कोण का मान दिया हुआ है 50 + 70, ठीक है, और C की वैल्यू नहीं दी गई है। तो अब देखिए, तो 180 इधर हो गया, इन दोनों को ऐड करते हैं तो 120 प्लस एंगल C = 180। अब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो C की वैल्यू 180 - 120 = 60 डिग्री।
यानी सी की वैल्यू कितना मिल गया हमको 60। तो आपको एकदम मान लेना है कि इसका भी मान 60 होगा, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे और 180 में माइनस करेंगे तो उतना ही इसका भी मान आएगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी त्रिभुज की दो एंगल आपस में मिल जाती है, इक्वल मिल जाती हैं, तो आप मान लेंगे कि तीसरा भी इक्वल होगा। ठीक है, तो उस केस में आप कहेंगे कि दोनों त्रिभुज जो दिए गए हैं सिमिलर होंगे, समरूप होंगे। आपको ऐसा डाउट नहीं होना चाहिए। इसके पश्चात दूसरा रूल दिया है कि अगर दो त्रिभुज का जो भुजाएं हैं, साइड हैं, अगर उनका रेशियो इक्वल आता है, अनुपात बराबर मिलते हैं, तभी हम कहते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ठीक है, तो उसके आधार पर हम फोटो ड्रा करते हैं। देखिए इसका दूसरा पार्ट क्या कर रहा है, दूसरे तरीका से भुजा को देखते हुए हम कैसे हम कह सकते हैं कि ये समरूप हैं। तो यहाँ पर नोट किया गया है कि त्रिभुज, दो त्रिभुज के संगत भुजाओं, मतलब जो ये नहीं कि एक, मान लीजिए कि हम यहाँ पर त्रिभुज लिए हैं, सपोज कीजिए ये त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, तो इनका ये बेस है, तो इनमें इनका बेस यह है। तो आप अगर इनके बेस को लेते हैं तो अनुपात के रूप में अगर लिखना चाहते हैं, रेशियो बनाना चाहते हैं, तो अपान के रूप में इनका बेस ही लिखना है। ये नहीं कि इसमें से ये इस साइड को लिए, भुजा को लिए, इसमें से इसको ले लेंगे, ऐसा करते हैं अगर तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए लिखा जाता है कि संगत भुजा, करेस्पॉन्डिंग साइड। ठीक है, तो ऐसे हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि अगर अनुपात में बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए जैसे कि हम यहाँ पर नोट करते हैं ABC और PQR। अगर इनमें आपको क्या दिखाना है कि इनका BC जो है अनुपात के रूप में इसको लिखते हैं QR इक्वल टू, अब इसमें से कोई भुजा अगर इसको लेते हैं AB, तो इनमें से इसको नोट करेंगे अपान के रूप में PQ, और इसको इसमें से लिए AC तो अपान PR। एक बात और, अगर पहले ऊपर के ऊपर इनकी सभी भुजाओं को नोट कर रहे हैं तो सभी हर इनके ही सभी भुजा ऊपर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार इनकी भुजा इसको ऊपर लिखे हैं और इनकी भुजा नीचे लिख दिए, तो इसमें से इनकी भुजा ऊपर लिख देंगे या इनकी भुजा एक राउंड नीचे लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। तो इस बात का ख्याल होना चाहिए कि आप हमेशा इनकी भुजा अगर ऊपर नोट करते हैं तो हमेशा तीनों के तीनों ऊपर नोट करेंगे और इनकी तीनों भुजाएं नीचे नोट करेंगे। या पहले इन्हीं का भुजा नोट कर लेते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन ऊपर तब सभी तीनों भुजाओं को ऊपर इनका नोट करेंगे और उसके बाद इनकी तीनों भुजा नीचे नोट करेंगे। अब सपोज कीजिए कि अगर हम मान लें कि ये कैसे होगा, ये तो केवल नाम नोट किया गया है, तो आप तुलना करिए कि अगर इनकी सभी ये 5 हो और 5, 6 और 8 ऐसे साइड दिए गए हैं, इनकी भुजा की लंबाई ऐसे दी गई है, तो हो सकता है कि इनकी भुजा की लंबाई 10, 12 और 16 दी गई हो। अब वैल्यू को पुट करते हैं इसमें, अब देखा जाए कि इनका रेशियो एक इक्वल आता है कि नहीं आता है। तो वैल्यू पुट करेंगे, BC की वैल्यू कितना है और अपान QR की वैल्यू। अब देखिए AB की वैल्यू क्या दिख रहा है 5 और उसमें PQ की वैल्यू 10 और AC की वैल्यू है 6, उनमें है 12। अब आपको देखना है 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 5 1 जा 5 2 जा 6 1 जा 6 2 जा 12। तो रेशियो जो हमको मिल गया 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। अब देखो यहाँ पर इनका रेशियो इक्वल मिल गया ना। तो इस प्रकार अगर सभी साइड को अपान के रूप में नोट करते हैं, सबका रेशियो इक्वल मिलता है, तो आप कहेंगे कि जो ट्रायंगल आपको दिए गए हैं वो क्या है, समरूप है, यानी सिमिलर है। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसके आगे नोट कर देंगे। अतः ABC सिमिलर है PQR के। ठीक है, यह आपका रूल एक बन जाएगा। इसके आधार पर प्रमेय नंबर 1 हम पढ़ेंगे। उसका थ्योरम नंबर 1 कह रहा है, देखिए
तो अब इसके बाद हम देख रहे हैं इसमें कि अभी हमने 2 रूल पढ़ा जो, तो उसके पश्चात दे रहा है अब 6.1 का प्रमेय नंबर 1 है। तो प्रमेय कहता है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज के अन्य 2 भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करती है। ये आपको थ्योरम याद रखना है, जबकि इस चैप्टर के लिए मतलब त्रिभुज नाम के चैप्टर के लिए अंत तक आपको काम करेगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर अगर हम उपपद करते हैं, इसका उपपद प्रूफ करने जा रहे हैं। उपपद का मतलब है प्रूफ करना, सिद्ध करना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम अपने मर्जी से एक किसी भी प्रकार का त्रिभुज आपको ले लेना है। तो हम अपने मर्जी से एक त्रिभुज यहाँ बना लेंगे ABC। तो ABC और यहाँ लिखते जाएंगे त्रिभुज ABC में। प्रथम काम हम कर रहे हैं त्रिभुज ABC में। तो चलो, प्रमेय आपका कह रहा था कि किसी एक भुजा के समांतर, तो मान लो हम BC के समांतर एक लाइन हमने खींचा और यह लाइन जो है अन्य 2 साइडों को D और E पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो हम यहाँ ये नोट करेंगे बराबर नहीं है, ये दोनों लाइन बराबर नहीं है, समांतर है। देखो, देखने में भी यह बड़ा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ नोट किया जाएगा कि BC पैरेलल DE। ठीक है, अब देखो हमको तो सिद्ध करना है, यहाँ लिख देंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई, तो इसमें लिखा है कि 2 भुजा को समान अनुपात में बांटती है। तो देखो, एक भुजा यह है, एक भुजा यह है, तो समान अनुपात में, समान रूप में नहीं बांटती है, बराबर भागों में नहीं बांटती है, रेशियो में बांटती है, अनुपात में बांटती है। तो अनुपात का मतलब ऐसे लिखेंगे यहाँ पर कि AD बट्टे DB इक्वल टू, उस साइड जाओ, AE बट्टे EC, यह हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए, ये पॉइंट ऊपर होना चाहिए बट यहाँ हमने नोट कर दिया है। तो अब हम काम करने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा आइए, अगर देखो यह एक त्रिभुज दिख रहा है ना, एक बार एक बड़ा सा त्रिभुज दिख रहा है। अगर हम यहाँ से सामने वाले एक छोटे त्रिभुज में, यहाँ से इस वाले त्रिभुज पर हम लंब डाल दें तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल डिफाइन बनेगा। और यहाँ से सामने वाली भुजा पर लंब डाल दें तो यहाँ भी 90 अंश का कोण बनेगा। तो देखो, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ADE में, ठीक है, तो ADE में जो भुजा AD है, AD उस पर परपेंडिकुलर है कौन, EM। मान लो इसका नाम M है और इसका नाम N है। तो EM जो है, EM रेखा AD पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 अंश का कोण बना रहा है, यानी लंब है, खड़ा है। ठीक है, और DN जो है AE पर 90 अंश का कोण बना रहा है। तो यहाँ लिखेंगे AE पर परपेंडिकुलर है DN। ठीक है, लेकिन एक बात और है कि यह जो एंगल त्रिभुज है ADE, तो जो ये लंब हम खींचे हैं दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। आप यहाँ हम केवल देखो AD इतना ही साइड है, तो AD पर EM क्या है, लंब है, यह रेखा इस पर लंब है। तो यहाँ देखो AE पर DN लंब है, परपेंडिकुलर है DN। ठीक है, जबकि आप कहेंगे कि EM बराबर DN, एक ही त्रिभुज का ना ऊंचाई है,
तो एक ही त्रिभुज की ऊंचाई अलग अलग तो नहीं होगी, एक ही त्रिभुज की ऊंचाई अलग अलग नहीं हो सकती है, सेम होती है। ठीक है। अब थोड़ा सा हम चाहें तो इसको भी इससे मिला सकते हैं और इस शीर्ष को इस शीर्ष से मिला सकते हैं। ऐसे फिगर आपके किताब में भी दिया हुआ है, लेकिन क्यों ऐसा बनाया है, ये स्टेप आपको सीखना है। ठीक है। अब देखिएगा, अब देखो बाबू, हमको यह पॉइंट ढूंढना है AD बट्टे DB। तो हम ये सोचेंगे कि AD किस त्रिभुज में आ रहा है, तो AD किस त्रिभुज में आ रहा है, तो ADE जो त्रिभुज है उनका ना भुजा है AD, तो उस त्रिभुज का हम एरिया डिफाइन करते हैं। ठीक है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम त्रिभुज क्या है बाबू, ADE, या त्रिभुज ADE में। ठीक है। तो यहाँ लिखो, क्षेत्रफल निकालते हैं, त्रिभुज क्या है ADE का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यानी 1/2 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ADE का क्षेत्रफल यहाँ देखो 1/2 और बेस, इस त्रिभुज में बेस कौन है, तो ये हमको ढूंढना है। तो बेस देखो, जब यह इस पर लंब है ना, तो लंब हमेशा बेस पर होता है, आधार पर न लंब हम डालेंगे। तो जब अगर EM लंब है तो बेस आपका AE होगा, सॉरी AD होगा। ठीक है। अगर इसको अगर हम लंब लेते हैं तो बेस हमारा AE हो जाएगा। ठीक है। लेकिन हम इसको ढूंढना चाहते हैं ना, तो इसलिए हम बेस को लेते हैं AE, सॉरी AD, और हाइट तो यही है EM। ठीक है। जो परपेंडिकुलर है वो हाइट है, अब बेस यह हो गए। इनको आप ऐसे नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर। अब आप सोचिए कि ये जो हमको पाना है अपान के रूप में DB, तो किस त्रिभुज में आ रहे हैं, तो DB देखो यहाँ पर इतना ही ना साइड है DB। तो त्रिभुज तुमको देखना है, यहाँ देखो यह एक त्रिभुज दिख रहा है, यह साइड हो जाएगा ना DB। तो उतना ही त्रिभुज में बात करिए, त्रिभुज DEB में। ठीक है। अगर इनका एरिया हम डिफाइन करते हैं, किसका, त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल क्या है, तो यही फार्मूला यूज करेंगे, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो लिखिए एरिया यानी त्रिभुज का DEB का क्षेत्रफल, तो 1/2। अब देखो इसका बेस क्या है, तो बेस यह है, लेकिन तुम पूछोगे कि इसका बेस यह है तो इसका हाइट क्या है, इसका भी हाइट यही होगा। क्यों, देखो अगर कोई आपके पास ऐसे त्रिभुज है, या कोई हो सकता है पोल है जो ऐसे झुक गया हो, धरती से जमीन से ऐसे पोल झुक गया है। अब इसकी हाइट आपको निकालनी है, तो हाइट तो हम उसके शीर्ष से मापते हैं, तो ऐसे नहीं ना मापेंगे। तो इस जो जमीन है समतल, इसको हम आगे तक बढ़ा लिए और हम इसके यहाँ चले जाएंगे और यहाँ पर एक रस्सी बांध देते हैं और रस्सी ऐसे इस जमीन को छूती है, तो ये जितना होगा यही इसकी हाइट हो जाएगी। तो उसी प्रकार यह त्रिभुज कुछ इस प्रकार दिख रहा है, तो हम इसको यहाँ तक अगर बढ़ा दें तो इसके इसी भुजा पर यह लंब है, तो यही जो होगा इस त्रिभुज का भी हाइट हो जाएगा, EM दोनों त्रिभुज का हो गया। ठीक है। यहाँ पर AD EM,
नहीं, इसको मान लो कि हम आगे तक बढ़ा दिए, जैसे हमने डॉट डॉट मान लो यहीं तक समतल समाप्त तो नहीं हो गया है, जमीन तो आगे जाएगी। उसी प्रकार इस लाइन को आप आगे बढ़ा सकते हो। आई लाइन यहीं तक थोड़ा ना था, वो तो हमने डिवाइड किया, ऐसे एक रेखा खींचा, तो इसी पक्ष में ना ये लाइन यहाँ तक है, और इसके किसी भी बिंदु पर ये लंब है। अगर यहाँ की त्रिभुज की बात करें तब भी ये हाइट होगा, और यहाँ से केवल हम ऐसे त्रिभुज बना लें तो इस छोटा सा जो त्रिभुज बनेगा इसका भी हाइट यही होगा किसी भी केस में, ठीक है, क्योंकि शीर्ष इसका यहाँ पर है। तो हम इनमें भी बेस इनका हम लिखेंगे dB और हाइट लिखेंगे m, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 बन गए। अब इक्वेशन 1 में हम 2 से भाग कर दें, अनुपात निकालना है ना, तो आप लिखेंगे समीकरण 1/2 से, 1 में 2 से भाग करेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 में 2 से हम भाग करते हैं, तो कैसे भाग करेंगे, तो देखो समीकरण 1 में इस साइड में एरिया दिया है ना, क्षेत्रफल ना दिया है, तो हम पहले लिखेंगे एरिया यानी ADE का क्षेत्रफल अपान के रूप में, देखो इसका एरिया है लिख लेंगे, एरिया DEB का क्षेत्रफल बराबर यह 1/2 AD गुणे EM बट्टे, अब दूसरे समीकरण में से इसको नोट करेंगे 1/2 और DB गुणे EM। तो देखो 1/2 से 1/2 कट गया, EM से EM कट गए, तो ये बच क्या गया ADE का क्षेत्रफल अपान DEB का क्षेत्रफल बराबर AD बट्टे DB, इक्वेशन नंबर 3। अब इसको बचा कर रखेंगे। अब हमको ये ढूंढना है कि ऐसा कुछ मिल जाए, इसी का मान इतना मिल जाए, तब ना बराबर दिखा सकते हैं। तो देखिए, अगर हम इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले होते हैं, देखो तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, अब फार्मूला यही ना रहेगा, तो हम ADE का क्षेत्रफल निकालते हैं। इसमें देखो हाइट हम इधर से लिए थे ना, अगर इस हाइट को ले लें तो बेस कौन हो जाएगा, AE हो जाएगा, इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी DN। तो अगर ऐसे लिख दिए होते 1/2 और बेस AE गुणे DN, इक्वेशन नंबर 4, ऐसा भी हो सकता था, क्योंकि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल तो बदलेगा नहीं, एक ही त्रिभुज का अलग अलग मान नहीं निकालेंगे, मान एक ही होगा। तो हम इस त्रिभुज का बेस यह लिखें तो हाइट यह, अगर बेस इसको लिख दिए तो हाइट यह, तो ऐसे हमने नोट कर दिया। अब देखो यहाँ पर देखना, यह एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज DEC में, क्योंकि हमको EC ना भुजा लेना है, तो अगर इनका हम क्षेत्रफल निकालते हैं DEC का क्षेत्रफल, तो 1/2 और आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2, अब इसका आधार क्या है भाई EC है, और ऊंचाई क्या है, तो यही ऊंचाई होगा, क्योंकि इसको हम आगे तक बढ़ा देंगे ना, तो DN, यह 5वां इक्वेशन हो जाएगा। तो समीकरण 4 में 5 से भाग दो, तो हम लिखेंगे समीकरण 4/5 से, तो जब भाग देंगे तो इतना देखो ADE बट्टे त्रिभुज DEC बराबर 1/2 AE इंटू DN और 1/2 EC इंटू DN, DN से DN कट गया, हाफ से हाफ कट गया, तो एरिया हमको मिल गया ADE अपान DEC का
AE बट्टे EC। क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो तो थोड़ा सा, ये तो जब हम इस दोनों में, इसमें ऊपर जो है इसमें भी वही ना है, लेकिन नीचे डिफरेंस है। इसमें DEB है, इसमें DE। तो आप ये मानते हो क्या कि ये समरूप है? दोनों समरूप है। क्यों? तो देखो, ये इस त्रिभुज की हम बात करें तो यह, या इस त्रिभुज में अगर इतना हम प्लस कर लें, इसमें और इसमें हम इतना प्लस कर दें, तो दोनों तो बराबर हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि इतना ना प्लस कर रहे हो, या ऐसा नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखो, यह जो इसके पैरेलल है ना, लाइन खींचे थे, ये बताइए, अगर यह साइड इस साइड के पैरेलल है तो यहाँ बनने वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, एकांतर अंतः कोण हो जाएंगे, और यहाँ का कोण इस कोण के बराबर होंगे। ठीक है, तो इस वाले में इसको ऐड कर देंगे तो यह जो त्रिभुज है इस त्रिभुज के क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो जब बराबर हो जाएंगे तो यहाँ करके हम मान लेंगे कि यह जो त्रिभुज है वही यह भी त्रिभुज है। दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सिमिलर हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इतना के बराबर हो जाएगा, तो यह जो साइड है इस साइड के बराबर नहीं हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 3 और 4 नहीं 6 से, मतलब इतना को हम पकड़ लेंगे AD अपान DB और इक्वल टू यह AE अपान EC। ये आपका थ्योरम प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि यही हमको यहाँ देखिए लिखे थे कि क्या सिद्ध करना है, तो वो आपको मिल गया। तो इसका ये मतलब हो गया, जब बार बार आपको ऐसा सिद्ध नहीं करना है, जब आपको प्रश्न में दिया जाए इस प्रकार का, तो आप मान लेंगे कि अगर किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अगर हम रेखा खींचते हैं तो अन्य दो भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करती है। ये बात आपको याद रखनी है।